हेलो दोस्तों, मैं हूँ टिंकू और आप लोग देख रहे हैं टिंकू 10th जीके। तो आज हमारा क्लास 10th मैथ का जो है वो है पहला क्लास। तो पहले हम अपने बारे में बता देते हैं। हम बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के भागलपुर जिले में रहते हैं। तो आप लोग किस जिले से हैं या किस राज्य से हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में कुछ जानेंगे। वास्तविक संख्या से जब आप लोगों के एग्जाम में कितने नंबर का सवाल आता है या कौन कौन सा इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम लोगों को अच्छा से पढ़ना है। तो इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो में जरूर बने रहिए और यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपके परिवार में या आपके कोई दोस्त आपके घर के बगल में क्लास 10 का एग्जाम 2026 में देने वाला है तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम लोग फरवरी तक में हम लोग एनसीईआरटी बुक जो होता है एनसीईआरटी बुक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि हम लोग क्लास 10 मैथ में जो है 80+ नंबर ला सकते हैं। जो कि एकदम कमजोर बच्चा है, जो कि एग्जाम का लेवल यहाँ है, जो यहाँ है बच्चा यहाँ पर है, उनको हम लोग यहाँ ला देंगे कि वो बच्चा मैथ में 80+ नंबर लाने का क्षमता आ जाएगा। 80+ नंबर उस बच्चे को उसको इतना भरोसा आ जाएगा कि हम इस एग्जाम में 80+ नंबर ला लेंगे। तो चलिए वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो हम लोगों का पहला जो अध्याय एनसीईआरटी बुक का वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ये पहला क्लास था, इसीलिए इतना देर इंट्रोडक्शन की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो वीडियो में अब बने रहिएगा। यूक्लिड विभाजन में कितना टॉपिक है? 4 टॉपिक है। इसमें हम लोग 4 टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्व निकालना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्व निकालना, इसको कैसे निकालते हैं चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है और 25 है। कितना है? 2 और 25 है। इसको बोला जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका जो है महत्व ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे आप लोग महत्व ज्ञात करते हैं, एक पन्ना में आप लोग कीजिएगा। आप लोग आंसर बुक में ये नहीं कीजिएगा, रफ में कीजिएगा। 2 और 25 का पहले भाग दे देते हैं। तो 12 बार में खा लेगा 24, 12 बार में 24, 13 बच जाएगा 1, इधर कुछ नहीं। और अब 2 से दिए थे भाग, अब 2 में भाग देंगे इससे। एक जो 13 बचा, 13 जो भी बचा उसको हम लोग 1 से भाग देंगे। 13 बचा था 1, 1 में भाग दे देंगे 2 को, 2 को भाग देंगे। ये 2 बार में 2 खत्म हो गए। जब तक यहाँ पूरा एकदम शून्य ना आ जाए तब तक आप लोगों को यहाँ तक चाहिए बोर्ड भर जाए या आप लोगों का पन्ना ही क्यों ना भर जाए, तब तक आप लोगों को ये करते रहना है। तो ये हो गया। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, ये तो रफ कॉपी में। अब आंसर बुक में हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर बुक में लिखेंगे, ये आप लोग जानते होंगे भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। आप लोग जानते होंगे क्या होता है? भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जो जो जानते हैं वो कमेंट करेंगे।
तो इसको लिखेंगे भाजक कितना है, भाजक ये होगा, ये 25 क्या हो जाएगा भाजक, और 2 हो जाएगा भाज्य, और इधर 12 हो जाएगा भागफल, और ये एक जो शेष बचा उसे कहेंगे शेषफल। तो ये हो गया, इसको अब लिखेंगे हम लोग, इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा भाजक, भाजक सॉरी भाज्य हो जाएगा, ये भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, भागफल। तो चलिए हम लोग इस सूत्र पे अब इसको बैठाते हैं, इसको जो है इस सूत्र पे बैठाना है। कैसे बैठेंगे, भाजक, भाजक कितना है 25, 25 क्या है भाजक है, 25 भाजक बराबर भाग सॉरी भाज्य, भाज्य कितना है 2, 2 गुना और भागफल कितना है 12 प्लस शेषफल कितना है 1, 2 गुना 12 प्लस 1, ऐसे भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 2 गुना 12 हो जाएगा 24 प्लस 1 25, ऐसे 25 पूर गया। आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि 25 तब तक ना पूरेगा, ये आपका गलत भाजक ये हो जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे ये वाला, अब इसके हिसाब से भाजक ये हो जाएगा 2, भाजक 2 गुना 2 बराबर 1 गुना 2 प्लस 0, 1 गुना 2 प्लस 0, 1 गुना 2 प्लस 0। तो इसका मोल अब देखिए यहाँ 0 आ गया, शेषफल 0 हो गया, तो नीचे अब नहीं देंगे हम भाग, तो लिखेंगे मोल से बराबर, मोल से बराबर कितना, यहाँ लास्ट में जो आएगा हम लोगों का भाज्य, लास्ट में जिससे हम लोग भाग देंगे, जैसे यहाँ पर 1 से भाग दिए तो हम लोगों का मोल से हो जाएगा 1, यहाँ पर हम लोग 5 से भाग दिए होते तो हम लोगों का 5 आंसर होता, लेकिन यहाँ हम लोग लास्ट में शेष बचा 1, उसमें जो भाग दिए थे तो वो हम लोगों का मौत हो जाएगा। आप लोग ये तो जान गए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा, ये तो पहला टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा, जितना भी लोगों का एक बार में समझ में ना आया, ये आज खाली है वो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बताएं। अब जो इससे अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग बताएंगे यूक्लिड विभाजन, अगले वीडियो में फिर बताएंगे अभाज्य गुणनखंड, ऐसे कर करके हम लोग एक दिन में एक टॉपिक, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि एक हफ्ता से 2 हफ्ता के अंदर अंदर हम लोग एक पूरा अध्याय खत्म कर देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोह एवं मोह निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोह, जैसे इसमें मान लीजिए 2 है और हम लोग 8 ले लेते हैं, 2 और 8, तो यहाँ लिखेंगे 2 का अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, हम लोग पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 का बोला है, 2 से 2 एक बार में कट गया, 1 गुना 2, 1 गुना 2, और इसमें 8 है, यहाँ पर 8 का गुणनखंड कर देंगे हम लोग, 8 है, 8 का गुणनखंड किए 2 से 4, 2 से 2, 8 का भाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2, ये तो गुणनखंड हुआ। अब मोह से बराबर लिख देंगे, मोह से बराबर जो दोनों में 2 यहाँ 2 संख्या है, तो दोनों में जो कॉमन है वो हो जाएगा मोह। जैसे देखिए 2 इसमें भी इसमें भी है, एक भी है, पहले रहता है, लेकिन एक किसी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा, इसलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। तो देखिए दोनों में 2 है, इन दोनों को अच्छी लिख लीजिए, यदि 3 रहता, तीनों में जो रहता उसी को हम लोग कॉमन मानते हैं, इन दोनों में 2 है कॉमन, तो 2 इसका आंसर हो गया। यहाँ 2 को 2 लिए लेकिन लिखाएगा 1, 3 को भी रहेगा लिखाएगा 1, यहाँ पर 2 को था तो 2 को में 1,
ये हो गया मोहतो। अब इसका लोहतो कैसे निकालेंगे, लोहतो बराबर, अब देखिए जो पहले मोह निकला है उसको लिख देंगे 2 गुना, उसके बाद अब बच गया क्या है, ये 2 गुना 2 ये क्या हो गया, ये हो गया लोह। 2 दूनी 4 दूनी 8, लोह तो बराबर कितना हो गया 8। आप किसी भी प्रक्रिया करके इन 2 और 8 का लोह तो निकालेंगे या मोह तो निकालिएगा तो यही अंतर होगा। 2 मोह बराबर 2 और लोह बराबर 8। यदि आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप लोग दूसरे प्रक्रिया से लोह और मोह निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक 3 में चलते हैं। टॉपिक 3 बहुत लंबा है, जो कि ये एक समझने के लिए है कि आप लोगों को इस क्लास में सिद्ध करना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। जैसे हम लिखे अभी खाली सिद्ध दिख रहा है, इसमें अब क्या आ जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करा, सिद्ध करा कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये आ जाएगा, यह आ जाएगा कि, और एक बात इसको भी आई कर दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का ये आता है और ये हर एग्जाम में 2025 में भी आया था, 2024 में भी, 2023 में भी, 2022 में भी, जितना एग्जाम हुआ है एक क्वेश्चन इससे देवे करता है। फर्स्ट सीटिंग में दे या सेकंड सीटिंग में, किसी किसी में तो होता है कि फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों में दे देता है। तो ये हो जाएगा, ये भी आई कर दीजिएगा। इसको हम लोग आप लोगों को एक एकदम डिटेल से वीडियो बना के आप लोगों को डाल देंगे। और अगला है तौंत आवृत्ति या असतौंत आवृत्ति है। कैसे पता करेंगे तौंत आवृत्ति है या असतौंत आवृत्ति, इसका एक फार्मूला होता है। तौंत आवृत्ति है तो 2 या 5 के अलावा कोई नहीं होगा। तौंत आवृत्ति है तो 2 या 5 के अलावा कोई कुछ नहीं होगा। तो किसी का भी मान लीजिए हम लोग 15 का गुणनखंड तो 3 और 5 आ गया। देखिए इसमें इसके गुणनखंड में 3 आ गया, गुणनखंड बराबर लिखेंगे तो गुणनखंड बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 गुना 5, 3 गुना 5 आ गया। तो इसको नीचे में लिखना पड़ता है, देखिए 3/15 सॉरी 8/15 जैसे हम लिखे 8/15 जो लिखना, हमको नीचे का गुणनखंड करना, ऊपर का गुणनखंड नहीं करना है, नीचे का गुणनखंड हम लोगों को करना है। तो नीचे का गुणनखंड किए तो 3 गुना 5 आया, 3 गुना 5। यहाँ क्या क्या बोल रहा है, तौंत आवृत्ति रहने के लिए 2 हो या 5, 2 भी खाली रहेगा तो हो जाएगा, 5 भी खाली रहेगा तो हो जाएगा, और 2 और 5 एक ही गुणनखंड में आ जाएगा तब पर भी हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 15 16 8 9 3 8, किसी कोई भी संख्या आ जाए तो वो असतौंत आवृत्ति के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए 3 और 5 आ गया तो इसको लिखेंगे 8/3 गुना 5। तो ये कौन सा आवृत्ति हो जाएगा, आप लोग बताइए, ये कौन सा आवृत्ति होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिसको भी समझ में ना आएगा हम पॉपुलर वीडियो लाएंगे इन सब का। तो देखिए इसमें 3 आ गया, इसीलिए ये असतौंत आवृत्ति, असतौंत आवृत्ति, ये असतौंत आवृत्ति आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 आया हुआ है, 3 आया हुआ है इसीलिए असतौंत आवृत्ति। इसमें मान लीजिए इधर रहता है 20 रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, पहले 2 से 10, 2 से 5। देखिए अब तो यहाँ कटेगा तो यहाँ देखिए 8/20 है तो 2 गुना 5। अब क्या हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है क्या, नहीं ना। देखिए 2 है और 5 है, यहाँ क्या करता है इसका आवृत्ति का परिभाषा क्या करता है, जिस संख्या में जिसके गुणनखंड में या जिस हर के गुणनखंड में 2 और 5 रहे वो
समानता के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा समानता। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 7 अक्टूबर से हर रोज सुबह 9 बजे आप लोगों के पास क्लास 10th मैथ का एक वीडियो हर रोज आएगा। और फरवरी तक में मेरा कहना है कि फरवरी तक में हम लोग एनसीईआरटी बुक पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि हम लोग 90 नंबर 80+ नंबर ला सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप लोग अपने दोस्त भाई बहनों में शेयर जरूर कीजिएगा।